हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। दोस्तों, पिछली जो क्लासेस थी अपनी, उसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स में हमने मेंडल के जो 3 नियम थे उनके बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा कि मेंडल के नियमों के कौन कौन से अपवाद थे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने अपवाद पढ़ लिए थे। एक संकर संकरण के 2 अपवाद थे। ठीक है, और वो 2 अपवाद थे अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिकल डिजीज़, आनुवांशिक रोग, इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक बात आपको पता होगी, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो ऑफिस है वो शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से कुछ दिन के लिए जो लाइव क्लासेस हैं वो नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर जितना हो पाएगा रिकॉर्ड करके वीडियोस आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो एक वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको पढ़ना है जेनेटिकल डिजीजेस, आनुवांशिक रोग, ये पढ़ना है अपने को। और आनुवांशिक रोग में हम एक समस्या पहली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, वो समस्या जो कि मेंडल के नियम का तीसरा एक्सेप्शन है, तीसरा अपवाद है। और मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है, जो नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसर्शन। उस नियम का जो लॉ था उसके अपवाद को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो आनुवांशिक रोग दोस्तों 2 टाइप से होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसे बोलते हैं सहलग्नता जनित रोग। सहलग्नता जनित रोग, सहलग्नता जनित रोग को हम कहते हैं लिंकेज। सहलग्नता जनित रोग को क्या बोलते हैं? लिंकेज डिजीज, जो किसकी वजह से हो रही है? लिंकेज की वजह से हो रही है। और दूसरा हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन जनित रोग। उत्परिवर्तन जनित रोग, उत्परिवर्तन जनित रोग को बोला जाता है म्यूटेशन डिजीज। चलिए दोस्तों, ये जो सहलग्नता है, ये जो लिंकेज नाम आप सुन रहे हो, ये लिंकेज नाम जो है वो मेंडल के 3rd लॉ का एक्सेप्शन है। मेंडल के तीसरे नियम का क्या है बताओ? अपवाद है। ठीक है, मेंडल के तीसरे नियम का ये क्या है बताओ? अपवाद। अब सुनिए क्या होता है। जनरली मेंडल का जो 3rd लॉ था वो आपको मैंने बताया पिछली क्लास में कि क्या कहता था। मेंडल का 3rd लॉ कहता था कि जब दो रूल्स तो नहीं कह सकते, 2 कैरेक्टर्स, 2 लक्षण एक साथ अलग अलग पीढ़ियों में जाते हैं तो एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक कैरेक्टर आगे की पीढ़ियों में खुद जाता है, दूसरा कैरेक्टर आगे की पीढ़ियों में खुद चलता चला जाता है। दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ दोस्तों इफेक्ट होता है, यहाँ इफेक्ट होता है। यहाँ एक कैरेक्टर जो होता है वो दूसरे कैरेक्टर की वंशानुगति को, दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को, या दूसरे कैरेक्टर का आगे जनरेशन में जो फ्लो है उस फ्लो में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्या करता है? गड़बड़ करता है, थोड़ा बहुत उसको इफेक्ट करता है। तो सहलग्नता दोस्तों क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। और जीन जब गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तो गुणसूत्रों के साथ जीन सामान्यतः जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है भाई, इस गुणसूत्र पर ये जीन पाया जाएगा, इस गुणसूत्र पर ये जीन पाया जाएगा, ये लगभग फिक्स है। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ बीमारियों के जीन भी हमारे अंदर आते हैं, जैसे कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। कुछ आनुवांशिक रोग हैं जिनके जीन किसी गुणसूत्र पर आ जाते हैं। तो जब किसी जीन का किसी क्रोमोसोम के साथ एक ऐसा रिलेशन हो जाए कि वो जीन उसी क्रोमोसोम के साथ आगे की पीढ़ियों में चलता ही चला जाए, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? सहलग्नता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहलग्नता। दोबारा सुनिए, जब कोई जीन किसी क्रोमोसोम पर इस प्रकार पाया जाए कि वो उसी क्रोमोसोम के साथ आगे की पीढ़ियों में फ्लो होता चला जाए, आगे की पीढ़ियों में चलता चला जाए, तो ये जो समस्या है इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है लिंकेज। और लिंकेज के बारे में जो पूरा वर्णन है, लिंकेज के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो ड्रोसोफिला मक्खी पर किए गए थे। किस पर किए गए थे? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एक मक्खी है, इस पर किए गए थे भैया। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर। अब लिंकेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स अपने को होती हैं उनके क्या क्या नाम है? पहली प्रॉब्लम है हीमोफीलिया, दूसरी प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस,
ब्लाइंडनेस, ठीक है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी फिनाइल कीटोन्यूरिया। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये चारों जो प्रॉब्लम्स हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और एक बच गया आपका सिकल सेल एनीमिया। ये जो डिजीज़ है अपनी, ये चारों किसकी वजह से होती है बताओ? लिंकेज की वजह से होती है। हमको इनको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो लिंकेज बताओ क्या था? लिंकेज था कि क्रोमोसोम के साथ जीन का ऐसा अटैचमेंट हो जाए कि वो जीन उसी क्रोमोसोम के साथ आगे की पीढ़ियों में चलता चला जाए, यानी कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जीन का क्रोमोसोम का ऐसा साथ हो जाए कि वो हमेशा तक चलते चले जाए। तो बताओ ये डिजीज़ भी आगे की पीढ़ियों में जाएगी, मदर फादर से बच्चों में आएगी, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएगी, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएगी। तो बताओ जेनेटिकल होगी कि नहीं होगी? और जेनेटिकल डिजीज़ की एक और ख़ास बात है, लाइलाज होती हैं, इनका कोई भी इलाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जीन्स के साथ अटैच होती है। अब इलाज होता है तो ये होता है कि आप जीन को एडिट करो, तो जीन की एडिटिंग अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात सबके समझ में आई क्या? चलिए दोस्तों, तो भैया संलग्नता की ये प्रॉब्लम्स थी, अपने को इनको पूरा पढ़ना है डिटेल लेके, ठीक है। संलग्नता या लिंकेज जो था वो न्यूटन जो मेंडल का थर्ड लॉ था उसका एक्सेप्शन था, और संलग्नता की वजह से आपसे एग्जाम्पल पूछेगा निम्न में से कौन सी संलग्नता जनित समस्या नहीं है। तो इन चार में से कोई भी 3 दे देगा, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन जनित रोग। अभी उत्परिवर्तन क्या फफूंद है? देखो दोस्तों, उत्परिवर्तन, उत का मतलब होता है सडनली, अचानक, परिवर्तन का मतलब चेंज। हमारे जीन्स में या हमारे डीएनए में अचानक कुछ ऐसे चेंज हो जाएं जो आगे की जनरेशन्स में जाने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कैपेबल होते हैं कि वो आगे की जनरेशन्स में चलते चले जाएं, उस चेंज को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन। यानी कि अचानक हुए जीन या डीएनए में अचानक हुए वे परिवर्तन जो आगे की पीढ़ियों में संचरित होने की क्षमता रखते हैं, आगे की पीढ़ियों में संचरित होने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन, ठीक है। यानी कि चेंजेस हैपन इन डीएनए एंड जीन विच आर कैपेबल टू गो इन द नेक्स्ट जनरेशन फ्लोज, ठीक है। जो आगे की जनरेशन्स होती हैं उनमें फ्लो होने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है बताओ? उत्परिवर्तन। अब ये चेंज हुआ क्यों दोस्तों? कई बार ये चेंज होता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। अल्ट्रावायलेट रेज का मतलब परावैंगनी किरणें, ठीक है, इनकी वजह से हो जाता है ना। एक केमिकल भी है, एक एस्बेस्टोज है, आपको पता हो तो, एक फाइब्रस ये मिनरल है, एक रेशेदार खनिज है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। या फिर जो बर्न्ट कार्बन होता है, जला हुआ कार्बन है ना, उसकी वजह से भी होता है, जो कि हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं ना, जला हुआ ही कार्बन तो होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे डीएनए में चेंज आ सकता है, और डीएनए में चेंज आने पर यदि वो अगली जनरेशन में जाने के लिए स्टेबल हो जाए, कैपेबल हो जाए, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? उत्परिवर्तन, ठीक है। अब दोस्तों 2 टाइप का उत्परिवर्तन होता है। एक तो होता है गुणसूत्रीय, क्रोमोसोमल, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है ना, एक तो गुणसूत्रीय और एक होता है जीन उत्परिवर्तन। भाई एक तो क्या होगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होगा जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन को तो अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं, जीन में यदि कोई चेंज आ जाता है तो उसको जीन म्यूटेशन कह देंगे, और क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाता है तो उसे क्या बोल देंगे? क्रोमोसोमल, ठीक है। तो अपने को क्रोमोसोमल पर ज़्यादा गौर करना है। तो दोस्तों फिर सुनिए, आनुवांशिक रोग वे होते हैं जो कहीं ना कहीं जीन्स और डीएनए में चेंज आने की वजह से होते हैं, ठीक है। और 2 टाइप के हो गए, एक तो हो गए संलग्नता जनित लिंकेज डिजीज़, और दूसरे म्यूटेशनल डिजीज़। लिंकेज जो थी वो क्या था? क्रोमोसोम पर जीन आ जाए और वो आगे की जनरेशन्स में चलता चला जाए हमेशा के लिए,
उसको लिंकेज कह देंगे। और उत्परिवर्तन में क्या होता है, डीएनए में कोई चेंज हो जाए, जीन या डीएनए में कोई चेंज हो जाए और ऐसा चेंज जो अगली जनरेशन में जाएगा, उसको क्या बोल देंगे बताओ, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन जीन में भी हो सकता है, क्रोमोसोम्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो जीन के उत्परिवर्तन को तो हम लोग इग्नोर करेंगे। क्रोमोसोम का उत्परिवर्तन, क्रोमोसोम का जो चेंज है वो अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है हमारी बुक्स में, ठीक है। तो 12th क्लास तक या 10th और 12th क्लास के सिलेबस में पूरा जो है आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन ही है, तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होगा, गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होगा जिसको आप कहोगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दोस्तों क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप का होगा, गुणसूत्रों में परिवर्तन भी दो टाइप का होगा। एक तो होगा संख्यात्मक, न्यूमेरिकल, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। पहला तो होगा संख्यात्मक और दूसरा क्या होगा बताओ, संरचनात्मक, ठीक है। पहला होगा न्यूमेरिकल और दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल के टाइप्स देखिए आप, स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण, ठीक है। दूसरा है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन। थर्ड नंबर पर है डिलीशन यानी कि विलोपन। और फोर्थ नंबर पर है इन्वर्जन यानी कि प्रतिपन। अब समझिए क्या है दोस्तों, ट्रांसफर आप जानते होंगे, यदि एक क्रोमोसोम दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाए, एक क्रोमोसोम जो है दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाए, तो बताओ उसको क्या बोल दोगे, स्थानांतरण। यदि कोई क्रोमोसोम अपनी क्या बना ले, डुप्लीकेट बना ले, कॉपी बना ले, यदि कोई क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना ले, डुप्लीकेट बना ले, तो बताओ इसको क्या कह देंगे हम, इसको क्या कह देंगे, डुप्लीकेशन। यदि कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, विलोपन। और यदि कोई क्रोमोसोम अपनी ही जगह पर 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाए, मतलब उल्टा हो जाए, तो इसे बोल देते हैं प्रतीपन। प्रतीप का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। तो यदि क्रोमोसोम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए तो स्थानांतरण, यदि अपनी कॉपी बना ले तो डुप्लीकेशन, यदि डिलीट हो जाए तो विलोपन, और यदि 180 डिग्री पे एंगल पर घूम जाए तो उसे क्या बोल देंगे बताओ, प्रतिपन बोल देंगे। ये चारों कौन सा म्यूटेशन है बताओ, स्ट्रक्चरल। कौन सा है बताओ, स्ट्रक्चरल। अब संख्यात्मक की बात करें, थोड़ा सा समझते हैं। अपने क्रोमोसोम कितने बताओ, 46। 46 में से 40 जो 4 है, अच्छा पेयर कितने हो गए, 23 पेयर है ना। 24 या जो 22 पेयर हैं ये होते हैं, मैंने आपको क्रोमोसोम अच्छे से पढ़ाया है, ये होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स को बोला जाता है लैंगिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बताओ, लैंगिक गुणसूत्र। और लैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं, ऑटोसोम लैंगिक नहीं होते, सॉरी, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, दैहिक या अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र भाई ये क्या करते हैं, ये शारीरिक लक्षणों का या जो बॉडी के जो सोमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, बॉडी की हाइट, बॉडी का कलर, ठीक है, कैसा आप दिखाई देते हो, मसल्स कैसी रहेंगी, पहलवान वाला लुक रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, बॉडी कैसी रहेगी, हेयर का कलर कैसा रहेगा, आइज का कलर कैसा रहेगा, ठीक है। तो उसको बाकी का जो लास्ट 23rd जो पेयर है, 23rd पेयर, 30वां जोड़ा, वो होता है एलोसोम। एलोसोम को अपन क्या बोलते हैं बताओ, लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र, ठीक है, जो कि आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, जो कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। ये बात हुई कि नहीं हुई। 46 गुणसूत्र अपने, 46 में से स्टार्टिंग के जो 22 पेयर्स हैं वो बॉडी के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, बाहरी लक्षण है, दैहिक लक्षण है, कायिक लक्षण है, सोमेटिक कैरेक्टर्स हैं, उनको डिफाइन करते हैं। बाकी का जो लास्ट 23rd पेयर है वो आपका सेक्स डिटरमाइन करता है, सेक्स निर्धारित करता है। जैसे कि दोनों एक्स एक्स होंगे तो लड़की और एक्स वाई होगा तो लड़का, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि ये जो 46 गुणसूत्र हैं ना, वो जोड़े में, अपने जोड़े का मतलब आधे मदर से आए हैं और आधे कहाँ से आए हैं, फादर से। 23 जोड़ा है ना, तो ध्यान रखना मनुष्य एक कैसा प्राणी है, 2n। कैसा प्राणी बताओ, 2n, ठीक है। 2n में कितने क्रोमोसोम है, 46, तो n की वैल्यू क्या आएगा बताओ, 23। दोस्तों ध्यान रखना, इसे जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोम। आपसे कभी पूछ ले मनुष्य एक कैसा प्राणी है, द्विगुणित। द्विगुणित को बोला जाता है डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं बताओ,
डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है। और 2n का जब n कर देंगे तो ये बन जाएगा हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड को क्या बोल देते हैं? अगुणित। क्या बोलते हैं बताओ? अगुणित। तो ध्यान रखना, किसी भी जीव में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला क्रोमोसोम्स का हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड अगुणित जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं बताओ? जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? जीनोम। हैप्लॉइड जो सेट होता है उसे जीनोम कहते हैं। तो याद रखना, ह्यूमन जीनोम में, मानव के जीनोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, क्योंकि हैप्लॉइड पूछा जाता है। हैप्लॉइड मतलब n की वैल्यू पूछ जाती है। हमारे 2n है 46, तो n कितना आ गया? 23। n 23 आ गया तो हमारा जीनोम कितना हो गया बताओ? 23 हो गया, 23। अब सुनो, संख्यात्मक परिवर्तन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, और एक होता है यूप्लॉइडी। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? देखो, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, जैसे एक या दो गुणसूत्रों की, एक या दो गुणसूत्रों की कमी या अधिकता, कमी या अधिकता, यानी कि जो 2n था, 2n बराबर 46 है, तो 46 में एक दो की कमी आ सकती है, 40, 45 हो सकते हैं, 44 हो सकते हैं, 47, 48 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ये तो था क्या? एन्यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी में क्या होता है? पूरा सेट, पूरा सेट कम या अधिक हो जाना, कम या अधिक हो जाना। पूरा सेट का मतलब क्या है कि किसी कोई एनिमल या प्लांट जो था वो पहले 2n था, वो 2n से क्या हो जाए? सीधा 3n हो जाए, या क्या हो जाए? 4n हो जाए, या क्या रह जाए? n रह जाए, या क्या रह जाए? 6n हो जाए, ठीक है। तो बताओ, पूरा पूरा सेट ही कन्वर्ट हो गया। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में 2n बराबर क्या है? 46। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि ह्यूमन में हो जाए 69, कितने हो जाए? 69, तो ये 2n से कितना हो गया बताओ? 3n हो गया। कितना हो गया बताओ? 3n। तो यदि, वैसे ह्यूमन में ऐसा नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में, कुछ प्लांट्स में जनरली ये पाया जाता है। जैसे गेहूं है ना, गेहूं की जो n है, 2n बराबर होता है 14 गेहूं में। तो गेहूं की एक जो किस्म आई है ना, वो आई है 6n, तो उसमें 42 क्रोमोसोम्स है। 6n आया, उसको क्या बोल दिया बताओ? यूप्लॉइडी कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे? यूप्लॉइडी, क्योंकि 2n से पूरा पूरा सेट चेंज हो गया, 6n हो गया, ठीक है। तो संख्या में यदि एक दो क्रोमोसोम का चेंज आता है, एक दो क्रोमोसोम की घटोतरी बढ़ोतरी होती है, तो उसे बोल दिया जाता है एन्यूप्लॉइडी। और यदि पूरा का पूरा सेट ही बदल जाता है तो बताओ इसको क्या बोल देते हैं? यूप्लॉइडी हम कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बताओ? यूप्लॉइडी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब सुनिए, 2n में यदि एक जुड़ जाए, 2n + 1, यानी कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम हो जाए? 46 और एक 47। तो बताओ, पक्का कहीं ना कहीं यदि एक क्रोमोसोम बढ़ा है, तो मनुष्य में 23 जोड़े थे, एक क्रोमोसोम बढ़ा है, मतलब किसी न किसी जोड़े में दो की जगह पर कितने मेंबर हो गए? 3। भाई दो की जगह 3 होंगे तभी तो एक बढ़ा है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं बताओ? ट्राइसोमी। यदि 2n + 1 हो जाता है, 46 क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम जुड़ जाता है, तो इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। यदि दो जुड़ जाते हैं, 2n + 2, तो इसका मतलब क्या है? इसको टेट्रासोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी। दो की जगह पर 4 हो चुके कहीं पर, टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे बताओ? टेट्रासोमी। अच्छा, 2n - 1 हो जाता है, अच्छा ये कितने होंगे? 48। 2n - 1 हो जाएगा तो 45 रह जाएंगे। अब मतलब कमी हुई है, मतलब किसी ने, भाई जैसे 22 तो जोड़े पूरे हो गए, 22 दूना 44, और एक अकेला बच गया मतलब एक, तो इसको बोला जाता है मोनोसोमी। क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। यानी किसी जोड़े में केवल एक रह गया, मोनो, है ना। और यदि 2n - 2 हो जाता है, 44 क्रोमोसोम रह जाते हैं, तो इसको बोला जाता है नलीसोमी। नलीसोमी का मतलब नल का मतलब एक जोड़ा पूरा ही गायब हो गया, एक जोड़ा पूरा ही क्या हो गया? गायब। तो ध्यान देना कि संख्यात्मक जो चेंज हैं उनमें एन्यूप्लॉइडी जो होती है, जिनमें केवल क्रोमोसोम्स एक या दो घटते बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है बताओ? उसमें जो एन्यूप्लॉइडी है आपकी, उसमें क्या होगा? यदि एक क्रोमोसोम बढ़ता है तो किसी न किसी में दो की जगह पर 3 हुए तो बोल देंगे ट्राइसोमी। यदि दो क्रोमोसोम बढ़ते हैं तो दो की जगह पर 4 हो गए, टेट्रासोमी। यदि एक क्रोमोसोम घटता है तो कहीं ना कहीं जोड़े में एक ही मेंबर रह गया, इसलिए मोनोसोमी। और यदि दो घट जाते हैं तो पूरा का पूरा जोड़ा ही खाली हो गया, जोड़े में 0 रह गए। कोई ना कोई जोड़ा ऐसा है
जिसमें जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं, जीरो बच गए आपके क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा, नलीसोमी। क्लियर है बात यहाँ तक। यदि पूरा का पूरा सेट बदल जाता है तो इसको बोला जाता है यूप्लॉइडी, और यदि ट्रांसफर, डुप्लीकेशन, डिलीशन और इन्वर्जन इनमें से कुछ होता है तो वो हो गए संख्यात्मक उत्परिवर्तन। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम ये जो एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी है, इनमें से जेनेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे और इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लिंकेज की जो डिजीज हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। लिंकेज की वजह से सबसे जो पहली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था, हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया जो रोग है इसे ब्लीडर्स रोग भी बोलते हैं, ब्लीडर्स रोग, ब्लीडर डिजीज, और इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, शाही रोग भी बोला जाता है, क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया के वंश में था। किसमें था बताओ, महारानी विक्टोरिया के वंश में। दोस्तों हीमोफीलिया जो था मैंने आपको बताया था लिंकेज है। लिंकेज में मतलब कोई ना कोई जीन किसी न किसी गुणसूत्र के साथ अटैच होगा। तो हीमोफीलिया का जो जीन है वो किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, लेकिन वो अप्रभावी होता है, रेसेसिव होता है। अब अप्रभावी का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे कि एक फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोस्तों 2 एक्स होते हैं। अब यदि एक ही एक्स पर हीमोफीलिया पाया जा रहा है तो दूसरा वाला, ये भाई अप्रभावी है ना, अप्रभावी है, तो दूसरा वाला इसको क्या कर देगा, दबा देगा। तो इस महिला में रोग के कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे। इस महिला को हम बोलेंगे वाहक मतलब वेक्टर महिला। इसमें खुद में तो रोग के कैरेक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन ये अगली जनरेशन में इस जीन को ले जाने की क्षमता रखती है, क्योंकि है इसमें, तो ये फैलाने का काम करेगी। खुद में रोग नहीं होगा लेकिन फैलाएगी, इसलिए इसको वाहक कहते हैं। यदि दोनों पर ही आ गया तो बताओ इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हीमोफीलिक या रोगी महिला, रोगी फीमेल, हीमोफीलिक। और मेल जो होता है बेचारा, उसमें केवल एक ही एक्स पर वाई, एक ही एक्स है उस पर भी एच आ गया। अब एक्स ही एक है तो दबाएगा कौन इसको, वाई बिल्कुल अलग है, एक्स बिल्कुल अलग है, तो ये क्या होगा बताओ, हीमोफीलिक मेल। तो दोस्तों ध्यान रखना है, फीमेल तभी रोगी होगी जब दोनों एक्स पर क्या आ जाए, एच आ जाए, और मेल में एक एक्स पर एच आते ही मेल क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। फीमेल में यदि एक एक्स पर एच है तो वो रोगी नहीं, वो वाहक होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ध्यान रखना, हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र पर पाया जाने वाला एक अप्रभावी रोग है। ठीक है, जो कब इफेक्टिव होता है, जब वो अपनी प्रभावी अवस्था में आ जाए। ठीक है, और ब्लीडर्स रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रोग में क्या होता है, रोगी में जो रुधिर का थक्का है, जो ब्लड का क्लॉट है, चोट लग जाती है तो ब्लड का लॉस होता ही रहता है। ठीक है, खत्म नहीं होता। ठीक है, और इसको शाही रोग क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों ये महारानी जो विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनकी जो हैरार्की थी, उनका जो वंशक्रम था उसमें पाया गया था, अनेकों लोगों को उनके वंश में था, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, रॉयल डिजीज बोलते हैं साथियों। तो हीमोफीलिया ध्यान रखना दोस्तों, हीमोफीलिया जो है ब्लीडर्स रोग है, रॉयल डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और फीमेल जो होती है वो XHX होगा तो वेक्टर होगी, XHXH होगा तो हीमोफीलिक होगी, और XHY होगा तो हीमोफीलिक पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हीमोफीलिया के बाद सेकंड जो डिजीज है उसका जो नाम है अपने पास, वो नाम है भैया कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। रोगी को कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, सेम कंसेप्ट है, वही एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर और अप्रभावी, लेकिन यहाँ एच की जगह पर क्या लिख देंगे, सी, मतलब XCX होगा तो वेक्टर क्या हो जाएगी, फीमेल, वेक्टर महिला, और यदि XCXC हो जाएगा तो कलर ब्लाइंड फीमेल का मतलब क्या होगा, वर्णांध महिला, यानी इसमें कैरेक्टर्स आ गए, इसमें रोग दिखेगा आपको। और XCY आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ, कलर ब्लाइंड मेल, क्योंकि मेल में तो बेचारे में तो एक एक्स है, उस पर आते ही तुरंत क्या हो जाएगा, रोगी। तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, सुनिए, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी को लाल और हरे, ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और कभी कभी ब्लू में भी, कभी भाई जनरली रेड और ग्रीन है, लेकिन कभी कभी ब्लू कलर में भी जो रोगी है, पेशेंट है, वो डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टनिज्म भी कहा जाता है, डाल्टनिज्म, क्योंकि यह जो डिजीज थी वो फेमस साइंटिस्ट डाल्टन को थी,
और जो फेसबुक के जो फाउंडर हैं जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, उनको भी ये डिजीज़ है वर्णांता। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्णांता रोग में रोगी को लाल और हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता। और हीमोफीलिया और वर्णांता की कंडीशन सेम है कि महिलाएं जो होती हैं वो रोगी कम होती हैं, महिलाएं जो होती हैं उनको डिजीज़ कम होती है, कैरेक्टर्स नहीं होते, बट वो वेक्टर का काम करती हैं, वाहक का काम करती हैं। ठीक है, और पुरुष बेचारा जो है क्या हो जाता है, ईजिली रोगी इसका बन जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थर्ड नंबर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक थैलेसीमिया रोग भी है, नाम के लिए सुन लीजिए, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में ये भी एक लिंकेज प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया, और ये भी कहाँ पाई जाती है, एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, और थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है आपका वो डैमेज हो जाता है। कैसा हो जाता है? डैमेज। ठीक है, या इम्प्योर बनता है, अशुद्ध हीमोग्लोबिन बनता है, या विकृत हीमोग्लोबिन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब डैमेज हो जाता है तो ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, और जो रोगी है, पेशेंट है, उसकी ज़्यादा एज नहीं होती, वो मर जाता है, थैलेसीमिया जो डिजीज़ है उसमें। ठीक है, तो थैलेसीमिया एक्स गुणसूत्र पर पाया जा रहा है, वही है ना, हीमोग्लोबिन डैमेज बनता है, इम्प्योर बनता है, तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी बताओ, सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? दांत्र कोशिका अरक्तता। दोस्तों दांत्र का मतलब होता है दांतली, हंसिया, हंसिया, और कोशिका कौन सी? आरबीसी, और अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी। तो दोस्तों ये वो डिजीज है जिसमें जो आरबीसी है वो सिकुड़कर, एकदम कठोर होकर, सिकुड़कर, कॉन्स्ट्रिक्टेड होकर वो हंसिए के सिकल की शेप ले लेती है। और दोस्तों यह ध्यान रखना, यह भी लिंकेज की एक प्रॉब्लम है, ये लेकिन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है अलिंग गुणसूत्र पर। भाई आपके एक्स क्रोमोसोम तो लिंग गुणसूत्र से, अलिंग गुणसूत्र पर पाई जाने वाली अप्रभावी रोग है, अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाएगा, अप्रभावी रोग है। और इस रोग में क्या हो जाता है दोस्तों, इस रोग में हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है, वो परिवर्तित हो जाती है। हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है, और वो जब परिवर्तित हो जाती है तो उसकी वजह से जो आरबीसी है वो सिकुड़कर कैसी जाती है, हंसिए के आकार की, सिकल की शेप में आ जाती है। तो ध्यान रखना है कि सिकल सेल एनीमिया रोग जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से नहीं होता, वो किसी न किसी अलिंग गुणसूत्र की वजह से होता है। डिफाइन नहीं है कि कौन सा है, लेकिन पक्का एसेक्सुअल क्रोमोसोम है, एलोसोम, ऑटोसोम है। इस रोग में होता है क्या है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसमें चेंज आ जाता है, और उसमें चेंज आने के कारण जो आरबीसी है वो हंसिए के आकार की हो जाती है। ठीक है, सेम कैरेक्टर है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया जो रोग था, इस रोग में ये भी अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। इन दोनों की कंडीशन सेम है, अलिंग गुणसूत्र पर या ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल लिंकेज, क्या बोल सकते हो, ऑटोसोमल लिंकेज है ना, और ऑटोसोमल लिंकेज प्रॉब्लम है। और बिल्कुल सिकल सेल एनीमिया भी क्या है, ऑटोसोमल लिंकेज प्रॉब्लम है। होता क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया, समझो हमारी बॉडी में एक एसिड बनता है, एक अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन। दोस्तों फेनिल एलेनिन नाम का एक कंपाउंड बनता है और ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। अब नॉर्मल जो बॉडी होती है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में। ये जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। नॉन टॉक्सिक मतलब ये या तो बहुत कम जहरीला होता है या बिल्कुल जहरीला नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में फेनिल एलेनिन नाम का जो जहरीला यौगिक पाया जाता है वो नॉर्मली टायरोसिन में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में, जिन लोगों में ये फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज होती है उनमें टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो ये फेनिल एलेनिन बॉडी में बच जाता है। और फेनिल एलेनिन बॉडी में बच जाता है तो अपना जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वहाँ जाकर ये क्या करता है बताओ, इफेक्ट करता है। वहाँ जाकर इफेक्ट करता है तो वहाँ जाकर इफेक्ट करेगा ना, वहाँ जाकर इफेक्ट करेगा तो हमारा जो ब्रेन है ये जाके ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है, ब्रेन में। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जो होता है वो डैमेज होता है, ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, डैमेज होता है। यानी व्यक्ति कैसा हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, व्यक्ति कैसा हो जाता है, मंद बुद्धि। क्लियर। तो दोस्तों
व्यक्ति कैसा हो गया बताओ, मंद बुद्धि हो गया। तो दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ रहे थे, ऑटोसोमल लिंकेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, हमने आज की क्लास में थोड़ा टिपिकल रहेगा लेकिन जुगाड़ पूरा फिट है भाई साहब। क्या सुनिए, हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है हमने आज जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, जेनेटिकल डिजीज। जेनेटिकल डिजीज कितने टाइप की, 2 टाइप की। एक तो होगी किसकी वजह से बताओ, लिंकेज प्रॉब्लम्स, और दूसरी म्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। लिंकेज क्या होता है, क्रोमोसोम के साथ कोई जीन इस तरह पाया जाए कि आगे की जनरेशन में जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा वाले गाने को फॉलो करे, है ना, तो ऐसे, ठीक है। और म्यूटेशन में क्या होता था, जीन में डीएनए में अचानक कोई ऐसा चेंज हो जाए कि वो आगे की जनरेशन में चलता चला जाए, तो उसे क्या बोल देंगे, म्यूटेशन, ठीक है। लिंकेज जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको मैंने पढ़ाई 4 थी। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, अप्रभावी है। महिलाएं नॉर्मली वेक्टर होती हैं, ठीक है, और रोगी बहुत कम होती हैं। पुरुष जो होते हैं वो मैक्सिमम रोगी बन जाते हैं। और इस रोग में ब्लड का जो क्लॉट है वो नहीं बनता जल्दी से, या बहुत लेट बनता है, ठीक है। तो ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है जब कोई चोट लग जाती है ना। तो इस रोग को रॉयल डिजीज़ बोलते हैं, एक तो क्योंकि महारानी विक्टोरिया की फैमिली में था, और इस रोग को ब्लीडर्स रोग बोलते हैं क्योंकि ब्लीडिंग रुकती नहीं है ना। इसके बाद सेम कंडीशन थी किसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। वो गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र पर पाया जा रहा था। वही महिलाएं वाहक ज़्यादा होती हैं, रोगी कम होती हैं। रोगी को लाल और हरे में, कभी कभी नीले रंग में अंतर पता नहीं चलता, ठीक है। और मार्क जुकरबर्ग को ये था, और जॉन डॉल्टन को भी ये रोग था, ठीक है। अच्छा, वर्णांता से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग किसके ऊपर, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये दोनों जो डिजीज़ होती है वो ऑटोसोम्स पर पाई जाती है, अलिंग गुणसूत्र पर पाई जाती है। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की एक श्रृंखला होती है जिसे बोलते हैं बीटा ग्लोबिन चेन। उसमें चेंज आ जाता है, तो आरबीसी सिकुड़कर हंसिए के जैसी हो जाती है, दांतली के जैसी हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, वो काम की नहीं रह जाती, उसका हीमोग्लोबिन काम का नहीं रह जाता, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। तो जनरली एक तरीके से देखा जाए तो एनीमिया हो जाता है, खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक फ़ायदा और है कि जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया रोग होता है उनको कभी भी क्या नहीं होता, मलेरिया नहीं होता। उनको कभी भी याद रखना कौन सी डिजीज़ नहीं होगी, मलेरिया। ये इसका फ़ायदा है। जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया रोग होता है उनको कभी भी क्या नहीं होता, मलेरिया। क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो आपका प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, उसमें आता है, वहाँ से वो जब हमको खाता है तो हमारी बॉडी में आता है, तो आरबीसी पे अटैक करता है। आरबीसी जब उसको सिकुड़ी हुई और एकदम टाइट और कठोर मिलती है तो आरबीसी में वो अपना जो रिप्रोडक्शन है, अपना जो जनन है वो पूरा नहीं कर पाता, तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जिन लोगों में सिकल सेल एनीमिया रोग होता है उनको कभी भी कौन सी डिजीज़ नहीं होगी, मलेरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि फेनिल एलेनिन नाम का एक टॉक्सिक जहरीला यौगिक बनता है। वो जनरली टायरोसिन में बदल जाना चाहिए, लेकिन वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता, तो ये फेनिल एलेनिन हमारी बॉडी में जमा होने लग जाता है, जाकर ब्रेन में जमा हो जाता है और हमें मंद बुद्धि, बेवकूफ़ बना देता है। और एक डिजीज़ आपको पढ़ाई थैलेसीमिया, जो कि एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। इसमें क्या बहुत कम होती है, जनरली बहुत कम पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो डैमेज बनता है, हीमोग्लोबिन जो बनता है ना, वही इम्प्योर बनता है ना। उसमें कुछ ना कुछ क्या रहता है बताओ, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है। डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है ना। इसके बाद हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं होगा, और ये जो रोगी है वो ज़्यादा दिन तक जिंदे नहीं रहते, ठीक है। उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर है बात? तो ये लिंकेज प्रॉब्लम्स थी, है ना। फिर हमने बात की बताओ म्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना। उत्परिवर्तन, अब उत्परिवर्तन 2 टाइप का था, क्रोमोसोमल और जीन उत्परिवर्तन जो था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी फिलहाल पढ़ा था हमने संख्यात्मक, क्रोमोसोमल। अब क्रोमोसोमल भी 2 टाइप का, एक तो संख्यात्मक और एक संरचनात्मक। संख्यात्मक का मतलब न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल जो होता है वो 2 टाइप से, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि जो पूरे क्रोमोसोम में उनका सेट वो की वही रहेगा, 2n है तो 2n ही रहेगा, 46 रहेगा 2n। लेकिन अब 46 में 41, 44, 46 में 45 हो सकता है, 44 हो सकता है, या 47, 48, मतलब सेट वही रहेगा, उसमें 1-2 क्रोमोसोम्स की घटोतरी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसको एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, ठीक है। और यदि सेट ही चेंज हो जाए, 2n की जगह 3n हो जाए, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो उसकी जगह 23 रह जाए, n रह जाए, या फिर 3n हो जाए, जैसे 69 हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ होगा, तो बताओ क्या होगा, ये यूप्लॉइडी होगा, है ना। एन्यूप्लॉइडी मैंने आपको बताई है, 2n+1 हो जाए, यानी कि 46+1 47 क्रोमोसोम किसी में हो जाए तो इसको क्या बोलोगे, ट्राइसोमी कहोगे, ठीक है। और 2n+2 हो जाए यानी 48 हो जाए
तो इसको क्या बोल दोगे, टेट्रासोमी बोल दोगे, ठीक है। और 2n माइनस के 1 हो जाए तो 46 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 45, इसको बोलेंगे मोनोसोमी, क्या बोलेंगे, मोनोसोमी, है ना। और यदि 2n माइनस के क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है, तो 46 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 44, इसको क्या बोल देंगे, नलीसोमी, क्या बोल देंगे बताओ, नलीसोमी। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, क्या बोल देंगे बताओ, नलीसोमी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोस्तों समझिए, है ना, यहाँ तक की बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल था, संरचनात्मक था, उसमें क्या था, या तो क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाए तो वो तो था स्थानांतरण, ट्रांसफर, या क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना ले तो उसको बोल दिया था डुप्लीकेशन, द्विगुणन, या क्रोमोसोम अपने आप को डिलीट कर ले। डिलीट करने का मतलब क्या होता है, विलोपन, ठीक है। या क्रोमोसोम अपनी ही जगह पर 180 डिग्री पर घूम जाए तो उसको क्या बोल देंगे बताओ, इन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मैं जहाँ तक मानता हूँ आप सबके अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और बिल्कुल बहुत लेवल का कंटेंट है, 12th क्लास लेवल कंटेंट है, तो दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है आपने पहले कभी नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो अब इनको पढ़ोगे। कल हम लोग जो ये प्रॉब्लम्स है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर, है ना, पटाउज एडवर्ड, क्रीडू-सेट सिंड्रोम, सारे सिंड्रोम्स की बात करेंगे, ठीक है। और जेनेटिकल डिजीज़ के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, वाटसन तो नहीं थे, ओनली क्रिक थे, है ना, क्रिक का था, तो वो पढ़ेंगे हम लोग कैसे क्या चीज़ होती है। डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, आपको मैंने सेल वाला जो टॉपिक था उसमें बहुत अच्छे से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो साथियों कल फिर मुलाकात करते हैं, टाटा बाय बाय, अलविदा।